मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत गंदी टेरेन में चल रहा हूँ भाई। ट्रैफिक में ऊपर नीचे धुआं निकल जाएगा भाई। मैप दिखा रहा है 20 किलोमीटर करने में मेरे को लगेंगे 1 घंटा। तो यहाँ पर मैंने मैप में लगा दिया है दरभंगा, क्योंकि अगर मुझे ऑफ रोड टायर्स लगाने अपनी बाइक पे और उसको मैं अगर हाईवे पे चला रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। नेपाल वैसे तो मैं पहले भी कई बार जा चुका हूँ, पर ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर मैं जितनी बार भी चला जाऊँ मेरा कभी मन ही नहीं भरता। वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, वहाँ के पहाड़ एक अलग ही सुकून देता है। हर दफ़ा कुछ नई बातें सीखने को मिलती है और हर मोड़ पर कुछ ऐसा होता है जो दिल को छू जाता है। नेपाल सच में एक अलग ही दुनिया है जहाँ पर हर पल में एक नई कहानी छुपी होती है। सबसे पहले हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आप लोगों के लिए तो कुछ भी नया सा फील नहीं हो रहा होगा आपको, क्योंकि आपको तो अपने चैनल पे रेगुलर वीडियोस देखने को मिल ही रहे थे। नया और डिफरेंट सा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि लगभग मुझे 3 महीने हो चुके हैं अपनी मोटरसाइकिल पे लॉन्ग राइड किए हुए। इंस्टाग्राम पे तो देखो मैं रेगुलर अपडेट दे रहा था आप लोगों को, लेकिन अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी अभी एक रिसेंटली सर्जरी हुई थी और डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आपको बिल्कुल भी मोटरसाइकिल नहीं चलानी है। लगभग 6 से 8 हफ्ते, लगभग मुझे इस समय 9 हफ्ते हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका हूँ। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने पहली बार मुस्तांग किया था, दूसरी बार मैं गया था मुस्तांग और मनांग, अब तीसरी बार मैं जा रहा हूँ फालुत। मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस लोकेशन के बारे में सुना भी नहीं होगा। लोकेशन के बारे में पता लगा तो बस अपने राइडिंग गियर्स तैयार है, बैग रेडी है और टैंक बैग रेडी है और मैं निकल रहा हूँ अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। तो यहाँ पर मैंने मैप में लगा दिया है दरभंगा, और दरभंगा जो है यहाँ दिखा रहा मुझे रात को 11 बजे पहुँचूँगा। 17 घंटे लगेंगे और 1140 किलोमीटर है। मेरा कोई प्लान नहीं है दरभंगा जाने का। हो सकता है मैं पटना में रुक जाऊं, हो सकता है एक जगह बीच में पड़ते हैं बक्सर, बक्सर नाम है BUXAR, तो शायद मैं वहां पर रुक जाऊं। बक्सर जो है वो लगभग है और मेरे ख्याल से 900 किलोमीटर है। पटना भी लगभग मेरे घर से 1000 किलोमीटर है। तो देखते हैं कहां तक जा पाएंगे, क्योंकि मैं रात को तो बिल्कुल भी बिहार वाले एरिया में बाइक नहीं चलाना चाहता, क्योंकि एक बार मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बिहार का थोड़ा अच्छा नहीं था। एनीवेज आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पे मुझे पहुंचाना। आज कहां तक पहुंच पाऊंगा कोई आइडिया नहीं है, बट ये ज़रूर है मज़ा ज़रूर आएगा। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए ना मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूं, क्योंकि वहां पर ना आज की डेट में भी ना बिल्कुल रॉ एडवेंचर है। सुबह के अभी 5 बजे और देखो ट्रैफिक, तो यार ये तो बहुत ट्रकों का जाम है यार। मैप में दिखा नहीं रहा ट्रैफिक। तो चलो डिटेल में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि अपनी राइड का क्या प्लान है। तो जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ ना ये है फालुत। तो ये जो है ये नेपाल के अंदर पड़ता है, लेकिन जो मेरी राइड होने वाली है ना इसमें मैं नेपाल में एंट्री करूँगा। नेपाल को थोड़ा बहुत घूम के वापस मैं इंडिया में एंट्री करूँगा। इंडिया के अंदर से दोबारा मैं नेपाल में एंट्री करूँगा। ये राइड जो है पूरा एक सर्किट बना के मैं वापस इंडिया में एंट्री करूँगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अभी के लिए, इसके लिए मैं ज़्यादा नाम नहीं बता रहा कि मैं इस जगह पे जा रहा हूँ जब तक मैं उस लोकेशन पे खुद नहीं पहुँचता। और फिंगर क्रॉस यार जो प्लान किया है वहाँ तक अपनी मोटरसाइकिल ले जा सकूँ, क्योंकि वो जो टेरेन्स है ना वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोड टेरेन्स है। अभी 2025 में अब थोड़ा सा हाथ खोल रहा हूँ मैं अपना, थोड़ी सी अब ऑफ रोड की प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद जो अपना कॉन्टिन्यूस एडवेंचर है उसको जारी ही रखेंगे अपन लोग। अपनी मोटरसाइकिल की पूरी अच्छी तरह से सर्विस करवा दी है, कुछ 1-2 पार्ट से वो रिप्लेस भी करवा दिए हैं। कई लोगों को नहीं पता होगा तो अपनी मोटरसाइकिल जो है वो लगभग 1,09,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये राइड बहुत बड़ी नहीं है, ये राइड लगभग 8 से 9 दिन होने वाली है। हो सकता है मैक्सिमम 10 दिन हो जाए। यमुना एक्सप्रेस वे, आई डोंट नो आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन ऑरेंज वहाँ पर स्काई दिख रहा है मुझे। बीच में मुझे फॉग की चादर दिख रही है पूरी वाइट कलर की, और नीचे ग्रीनरी, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन। मेरे ख्याल से लगभग 205 रुपये का टोल लगता है जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा उधर से है। भैया लखनऊ, मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा, मैं 205 रुपये देता था पहले, अब 245 का हो गया। काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार
हमारे को टोल देने की ज़रूरत होती है बाइक पे, तो मैं कई बार ये बात बताता हूँ, एक्सप्रेसवे पे वैसे तो अलाउड नहीं होती मोटरसाइकिल्स, आप कोई भी एक्सप्रेसवे ले लो, लेकिन ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पे मोटरसाइकिल्स अलाउड है। लेकिन अभी थोड़ा सुपर बाइकर्स ना यहाँ पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा पुलिस का भी यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर चीज़ें होती है तो स्टंटबाजी बहुत होती है भाई। ये आप जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे देखते हो ना, स्टंट्स व्हीलीज मारते हैं कॉन्टीन्यूसली दूर दूर तक। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पर ये सुपर बाइकर्स आते हैं, और संडे को स्पेशली यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस हो जाती है अब के टाइम पे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तो अभी तक मैं बाइक चला चुका हूँ लगभग 170-175 किलोमीटर बाइक चला चुका हूँ अभी तक, जब से मैं घर से चला हूँ। तो ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है ना, ये यमुना एक्सप्रेसवे से भी बड़ा है। तो अपनी बाइक में यहाँ पर पेट्रोल दिखा रहा है, लगभग बाइक चलेगी 150 किलोमीटर। मैं स्टार्टिंग में पहली बार आया था ना, तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये एक्सप्रेसवे इतना बड़ा है, लगभग 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है ये वाला। और मेरी बाइक में खाली 40 किलोमीटर का पेट्रोल रेंज रह गया था, और मैंने गूगल मैप पे देखा कि आसपास कहाँ देख सकता हूँ, तो फिर मुझे उसने एक्सप्रेसवे से उतारा, नीचे किसी विलेजेस में ले गया 7-8 किलोमीटर अंदर गलियों में, तब जाके मुझे पेट्रोल मिला था। और अगर तब मुझे पेट्रोल नहीं मिलता ना, तो मेरी तो बैंड बज जाती। उसके बाद मैं हमेशा जब भी एक्सप्रेसवे पे चलता हूँ ना, तो मेरा हमेशा फोकस यही होता है कि भाई पेट्रोल ज़रूर अपनी मोटरसाइकिल में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल पंप का थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन अब इन्होंने जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉर्ट आउट कर दी है। अब जगह जगह पर आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं, पेट्रोल पंप भी मिलते हैं। कितने काटे? 330। ठीक है। इंडियन करेंसी वैसे तो मैं चेंज यहाँ पर करवा ही लूँगा, जैसे बॉर्डर पे पहुँचूँगा कल। कई बार अगर आपके पास नेपाली करेंसी ख़त्म हो गई किसी भी रीज़न की वजह से, तो अगर आप छोटी करेंसी भी दोगे ना इनको, तो वो ले लेते हैं। वैसे तो 500 में भी कोई मना नहीं करता, लेकिन 500 थोड़ा ये लोग हेजिटेट करते हैं, क्योंकि पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी ना, इन लोगों का बहुत नुकसान हुआ था भाई। इनके पास 2-2 हज़ार के नोट थे, 500-500 रुपये, 1000-1000 के नोट थे, सब कुछ था इनके पास, सब बंद हो गया। क्योंकि इंडिया में क्या था, हम लोग तो एक्सचेंज करवा सकते थे, इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी एक्सचेंज कराने में। वहाँ पर भी एक्सचेंज सिस्टम था, लेकिन एक लिमिट में आप एक्सचेंज करवा सकते थे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आई थी नेपाल के लोगों को। इस वजह से अब ये लोग थोड़ा सा डरते हैं बड़े नोट लेने में। हाँ, लेकिन 20, 50, 100, 200 ये इनके यहाँ चलता है, कोई इतना ये मना नहीं करते, करेंसी ले लेते हैं इन केस अगर आपके पास नेपाली करेंसी ख़त्म हो गई है तो। अपनी बाइक में यहाँ पर इस समय दिखा रहा है पेट्रोल रह गया है खाली 70 किलोमीटर, अपनी नहीं 70 भी नहीं 60 किलोमीटर चलेगी बाइक अपनी। और अपने को यहाँ पर मिल चुका है पेट्रोल पंप, और इस बार पेट्रोल पंप पे बाइक फुल होगी और पूरा एक्सप्रेसवे जो है वो पार हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा शायद सर नहीं समझ पाए, नमस्ते। अरे ऐसे कैसे नहीं समझेंगे भैया। नॉर्मल प्रीमियम भी है ना हमारे यहाँ। नॉर्मल, इसको शुरू से नॉर्मल की आदत डलवाई है ना भैया। नेक्स्ट पेट्रोल पंप कितना दूर है यहाँ से? 100 किलोमीटर आगे। और कुछ खाने पीने को फिर वही मिलेगा सर, सीधा 100 किलोमीटर पे। इसी में कर लो जो भी नाश्ता पानी करना ये तो फूड कोर्ट अंदर जाना पड़ेगा यार, पार्क करके। हाँ यही तो है, हैं? ये है तो पास में है। कितने भैया? पूरा जाना मुझे तो बिहार। 300 कितने किलोमीटर का? पेट्रोल पंप है बीच में? 345 किलोमीटर का है? क्या बात कर रहे हो यार, बिहार कितना दूर है? बॉर्डर पे छोड़ देगा। 345, मुझे लगा 150 किलोमीटर का होगा यार। पूर्वांचल तो 300 350 निकला। चलो 45 ले लो, ये लो पकड़ो। तो मुझे लगा था ये वाला जो एक्सप्रेसवे है ये होगा 150 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, और क्या, लेकिन 345 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है यार ये तो। 355 तो मुझे बक्सर ही दिखा रहा है, मतलब 10 किलोमीटर पे बक्सर आ जाएगा। अब सुबह से टाइम मिल रहा है अपना चेहरा आप लोगों को दिखाने का। मैंने बहुत कोशिश करी, कोई मुझे ऐसी लोकेशन दिख जाए, कोई शेड एरिया दिख जाए, वो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, और पता नहीं क्यों कोशिश करता हूँ, जबकि मुझे पता भी है कि एक्सप्रेसवे पे चढ़ूँगा तो कुछ होगा नहीं,
किसी जगह फूड कोर्ट या पेट्रोल पंप पे ही रुक के बात कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, अदरवाइज़ कुछ भी ऑप्शन नहीं होता। और इस बार तो मैंने 3 एक्सप्रेसवे पे चढ़ा। यूजुअली मैं हमेशा 2 एक्सप्रेसवे पे चढ़ता था, या तो यमुना एक्सप्रेसवे और उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इस वक्त मैं पूर्वांचल के रास्ते पे हूँ, मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मैं चढ़ा ही हूँ। स्टार्टिंग में पेट्रोल पंप आ गया, 345 किलोमीटर का है यार ये एक्सप्रेसवे है। मुझे एक्चुअली में इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे लगा था 100-150 किलोमीटर का होगा, आराम से करते करते जाएंगे। लेकिन ये भी ठीक है, एक्सप्रेसवे पे चलते चलते ही जल्दी पहुंच जाएंगे। और जो आज की अपनी डेस्टिनेशन है बक्सर, वहां पर हम लगभग मुझे लगता है 6:30 या 7 बजे तक, बेसिकली अंधेरा होने से पहले मैं अपनी माइक वहां पर लगाना चाहता हूं, क्योंकि उस जगह के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। एनीवेज, अभी आप देख रहे हो ये मैंने अपनी नई राइडिंग गियर्स पहने हुए हैं, और ये है राइनॉक्स के राइडिंग गियर्स। और ये बिल्कुल ही अलग तरीके के फैब्रिक है, बिल्कुल ये 100% नायलॉन फैब्रिक है। और सुबह जब मैंने ये राइडिंग गियर्स पहने थे ना, तो मुझे जल्दबाजी में मैंने शीशे में भी नहीं देखा कि कैसा लग रहा है। यूजुअली मैं ना फ़ोटो ले लेता हूँ हमेशा, लेकिन अभी मैं इंस्टाग्राम पे कुछ फ़ोटोज़ अपनी पोस्ट कर रहा था। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, मैंने अभी एक फ़ोटोज़ पोस्ट करी है 4-5, तो बड़ा सही लग रहा था यार। हेलमेट पहना हुआ, मैंने गॉगल्स पहने हुए हैं, और ये राइडिंग जैकेट बिल्कुल उसके साथ कंट्रास्ट में मैचिंग कर रही है, मतलब अच्छा लग रहा था। एक तो ना मेरे कानों में दर्द हो चुका है, उसका मेन रीज़न अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ना मेरी बाइक में कुछ पहले मुझे लग रहा था कि वाइब्रेशन हो रही है बाइक बहुत ज़्यादा, और ये जो बैश प्लेट है ना ये वाइब्रेट कर रही है। पर मैंने 2 बार चेक कर लिया यार, ये कहीं से भी लूज़ नहीं है, और बाइक में इतनी आवाज़ आ रही है, समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मैंने अपनी मोटरसाइकिल में नए टायर डलवाया है, क्योंकि ये 50-50 टायर्स हैं एक्चुअली। तो मोस्टली ये जो टायर्स हैं ना, ये ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है इन टायर्स का, लेकिन 50-50 है। इसको टर्मैक के ऊपर भी चला सकते हैं, तो टर्मैक के ऊपर चलाने में भाई बाइक पे इतनी आवाज़ आ रही है ना, इतनी आवाज़ आ रही है। बट ठीक है यार, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि अगर मुझे ऑफ रोड टायर्स लगाने अपनी बाइक पे, और उसको मैं अगर हाईवे पे चला रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और ये पीछे से एक्चुअली आवाज़ आ रही है, और आगे से तो नहीं आ रही, लेकिन ये दूसरा पैटर्न डलवाया है। और साथ में अपनी बाइक मैंने अभी तक पूरी राइड में, जब से घर से निकला हूँ, आपको दिखाई ही नहीं है। तो कुछ ऐसा है, ये अपना मैंने टेल बैग जो है ऐसे रखा हुआ है। यूजुअली मैं हमेशा ऐसे टेल बैग रख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सामान है नहीं, पीछे टॉप बॉक्स है नहीं, क्योंकि ऑफ रोडिंग होनी है, तो इतनी कोई ज़रूरत थी नहीं। साथ में ये अपना टेल बैग है। 820 किलोमीटर बाइक चल चुकी है सुबह से, अभी यहाँ 800 लिखा है, और मैंने 20 किलोमीटर के बाद ट्रिप ऑन किया था। और यहाँ से वाराणसी, गोरखपुर, मैं मोस्टली जब भी बिहार साइड से जाना होता है ना, तो गोरखपुर पे स्टे करता हूँ। फिर वहाँ से सनौली बॉर्डर आता है, और फिर हम वहाँ से आगे निकल जाते हैं नेपाल के लिए। तो यहाँ से बक्सर जो है ना, वो है 29 किलोमीटर, जिसको गूगल मैप मुझे दिखा रहा है 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट लग जाएंगे यार। ऐसा क्या है भाई, 25 किलोमीटर को 1 घंटा दिखा रहा है। या तो रोड बहुत ज़्यादा गंदा है, और या तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। यार रेलवे स्टेशन के पास जो होटल होते हैं ना, उनमें पार्किंग नहीं होती ज़्यादातर, वो रोड पे खड़ी होती है ज़्यादातर बाइकें। हाँ, तो मेरे को कोई ऐसे, अगर मैं तो बाइक चला रहा हूँ देख भी नहीं सकता, तुम ऑनलाइन देख लो कहीं पर बक्स, वो नहीं है तो फिर booking.com पे कोई हो जो होटल सही लग रहा हो, पार्किंग वाला है, सही दिख रहा हो, मेक माई ट्रिप या किसी पे। और यहाँ पर मैं इसके लिए रुक रहा हूँ क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, और रात के समय फिर आगे बाइक चलाने का कोई पॉइंट नहीं है। आगे का मुझे रूट का आइडिया नहीं है, कैसी रोड है, अच्छी है, गंदी है, समझ गया। देखो ऐसे लग रहा है मैं बहुत गंदी टेरेन में चल रहा हूँ भाई, ट्रैफिक में ऊपर नीचे धुआं निकल जाएगा भाई। मैप दिखा रहा है 20 किलोमीटर करने में मेरे को लगेंगे 1 घंटा। कौन सा सही है, होटल देख लो, पार्किंग वार्किंग सब कुछ सही है। मैं तो बहुत गंदे ट्रैफिक में फंसा पड़ा हूँ। यहाँ तो वारदा रिजॉर्ट काफ़ी अंदर घुमा घुमा के लेके आया अभी गूगल मुझे, और यहाँ पर है एक रिजॉर्ट। रोड का बहुत बुरा हाल है, ट्रैफिक तो यहाँ पर वैसे भी, चलाने का तरीका भी बहुत ख़तरनाक है। वारदा कहाँ है, ये रहा।
ओ भाई साहब बहुत सही लग रहा है ये तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये वीडियो जो है ना, ये पिछले वीडियो के बेसिकली कल के दिन के कंटिन्यूएशन में मैं बना रहा हूँ। यूजुअली मैं नेक्स्ट डे का नेक्स्ट व्लॉग करता हूँ, लेकिन क्योंकि कल का दिन पूरा मेरा हाईवे मैंने कवर किया था, ऐसा कुछ था नहीं, तो मुझे लगा कि यार कंटिन्यूएशन में ही करता हूँ। और कल रात को लगभग मुझे 25 किलोमीटर को कवर करने में 1.5 से पौने 2 घंटा लग गया। इतना ट्रैफिक था, मेरे गोप्रो की बैटरी डेड हो चुकी थी। और अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और उसको कहा कि कोई यार प्रॉपर्टी मेरे लिए बुक कर दे, क्योंकि मेरे बस की अभी नहीं है। जिस सिचुएशन में मैं ट्रैफिक में बाइक चला रहा हूँ कि मैं कहीं पर रुकूं और होटल ढूंढूं, तो मेरे एक फ्रेंड ने बहुत सही एक मेरे लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी देख ली थी। इस जगह पर प्रॉपर्टी में आके मैं यहाँ पर स्टे कर लिया। जो मेरा बाइक पे सारा सामान है यहाँ पर लोड कर चुका हूँ मैं। ये अपना टेल बैग, टैंक बैग, ये सब चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ। और आज का प्लान ये है कि आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ पानी टंकी एक्चुअली इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। अगर मैं वेस्ट बंगाल के साइड से देखूँ, अब इंडिया और नेपाल के देखो बॉर्डर्स बहुत जगह से लगते हैं। अगर मैं उत्तराखंड से बोलूँ तो मेरे घर से मैं 5 से 6 घंटे में नेपाल पहुँच सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से सनौली बॉर्डर पड़ता है, रक्सौल बॉर्डर पड़ता है, मैं वहाँ से भी जा सकता हूँ। और तीसरी जगह से जहाँ से मेरा जाने का प्लान है वो है पानी टंकी बॉर्डर से जाने का, क्योंकि मुझे जो मेरा रूट है ना वो पानी टंकी से ही निकलता है। तो कोई पॉइंट नहीं है कि मैं अभी बिहार के साइड से एंट्री कर दूं नेपाल के अंदर। नहीं कुछ नहीं करेगी सर। हाँ, वो तो कुछ नहीं बोलेगा। नहीं। तो मेरा जहाँ से जाने का प्लान है, एंट्री करने का है, वो पानी टंकी है, जो लगभग यहाँ से भी मुझे दिखा रहा है मुझे 10 से 12 घंटे लग जाएंगे। और हाँ, आज फुटेज देखोगे ना, ये देखोगे मेरे ऑस्मो एक्शन से। कल मैं गोप्रो यहाँ पर लगा रखा था। तो अब चलते हैं। तो चलो आज की जो है राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत मुझे मेरी आज भी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। तो अपनी बाइक में सबसे पहले मुझे पेट्रोल भरवाना है। अभी बाइक दिखा रहा खाली 40 किलोमीटर की रेंज है। और आज मैंने गोप्रो नहीं लगाया हुआ, आज मैंने ऑस्मो एक्शन कैमरा लगा दिया है। थोड़ा रियल वर्ल्ड टेस्टिंग हो जाएगी। आपने जो फर्स्ट डे वाला जो पार्ट देखा है ना, वो गोप्रो हीरो 12 से शूट हुआ है। और अभी जो आप मतलब ऑडियो भी मेरी उससे हुई है। और अभी जो आप पार्ट देख रहे हो ये मेरा हो रहा है ऑस्मो 5 प्रो से रियल वर्ल्ड टेस्टिंग। इससे आपको पता लग जाएगा डे 1 डे 2 की क्वालिटी ऑडियो। और मुझे बता देना एक बार कि आपको किसकी ऑडियो और वीडियो तो यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, मुझे नहीं लगता क्वालिटी में, क्योंकि डे टाइम में फ़र्क नहीं दिखेगा, रात में थोड़ा बहुत फ़र्क दिख सकता है, क्योंकि इसमें नाइट मोड भी है। और ऑडियो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो भाई साहब कहाँ से लेके जा रहा है गूगल? रोड देख रहे हो? ये तो बहुत सही हो गया कि मैं कल रात को यहाँ से नहीं आया। और अगर कल रात को यहाँ से आता तो मेरी बैंड बज जाती। पहले ही मेरे को यहाँ पर रात में बाइक चलाते हुए थोड़ा सा डर सा लग रहा था। डर एज इन कोई भी बीच में आ जाता है ना रोड पे। लेकिन कहाँ से जा रहा है रास्ता यार? मेन रोड है क्या इनकी ये जाने के लिए? ओह, पता क्या किया इसने ना मुझे ना पूरा अंदर से लेके आ गया रोड। और मुझे लग रहा है ये मेरे को मेन हाईवे से कोई कनेक्ट कर रहा है आगे। कोई हाईवे लग तो रहा आगे मुझे, या मेन रोड है आगे। अच्छा, ये लिखा है आरहा छपरा रोड। अच्छा, ये मेन रोड होगी, छपरा रोड होगी। ओह, सीधा इसने मुझे मेन रोड से कनेक्ट कर दिया। मैं आपको ना एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन बात।
अगर आपने मेरी पहले और अब की राइडिंग में देख रहे होगे ना, आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, और ये मुझे भी नोट हो रहा है। ये मैं कार चलाते वक्त भी नोट कर रहा हूँ और बाइक चलाते हुए भी नोट कर रहा हूँ, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूँ। पहले जो मेरी एवरेज स्पीड होती थी ना, जब मैं यूरोप नहीं गया था, 80, 85, 90 से ऊपर मैं बाइक चलाता ही नहीं था, मैं बोर हो जाता था। हाईवेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, और अब मैं हाईवे पे 100, 110, 120 से नीचे चलाता हूँ तो मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। ये हुआ मेरा यूरोप से आने के बाद, और क्योंकि यूरोप में कॉन्टीन्यूसली वही होता है ना, 100, 120 आपको चलानी है बाइक, इससे कम चलती नहीं है। आपको ट्रक पास कर रहा है यार 140, 150 की स्पीड पे ट्रक पास करेगा आपको, बड़े ट्रक। तो उस हिसाब से ना मुझे लगता है मेरी हैबिट चेंज हो गई है। अब यहाँ स्ट्रीट में भी होगा ना, मैं पहले के टाइम पे स्ट्रीट पे क्या करता, मैं 50, 55 जैसे ऐसे चल रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही चलता रहता। लेकिन अभी जो मैं नोट कर रहा हूँ ना, मैं रुक ही नहीं पाता। मेरी अब मेरी स्पीड यहाँ पर 70, 80 नॉर्मल हो जाएगी। कई बार मैं नोट करता हूँ बाइक 80, 90 की स्पीड पे चल रही है, जो कि नहीं चलनी चाहिए, लेकिन पता नहीं यार क्या हो रहा है अभी। और ये मैं उस दिन कार में भी नोट कर रहा था, अपने घर के आसपास गली में मैं था, एंड मेरी गाड़ी की स्पीड 75, 80 के आसपास थी, वो भी गली में, जहाँ पर 40, 45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी ना मेरी स्पीड मतलब बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन, तो वो मैं कई बार कंट्रोल करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो मुझसे हो नहीं रहा है अभी। यहाँ से दिखा रहा बिल्कुल स्टीप यू टर्न। अरे अंकल, लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ। अभी ये शायद मुझे ना मेन रोड से कनेक्ट कर रहा है। अभी तक पता बहुत गंदी ऑफ रोड थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नेपाल में ही आ गया हूँ, वो बिल्कुल ऑफ रोड पैच वाले के अंदर पहाड़ों में, ऐसा रोड था वही। लेकिन अभी इसने मेरे को मेन रोड पे कनेक्ट कर दिया। बहुत घुमा के ला रहा है मैं, मुझे बहुत ज़्यादा। या उसको समझ आ चुका है ये बाइक जो है एडवेंचर के लिए बनी है, तो इसको एडवेंचर कराते लेके जाओ। मेन हाईवे से लेके नहीं जा रहा, पर ये भी अच्छा है, मत ही लेके जाए मुझे मेन हाईवे से, मुझे ऐसे ही घुमा के लेता जाए। अपना लंच जो है वो हो चुका है, और ना एक लाइफ सेवर प्रोडक्ट मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। मुझे याद नहीं है, शायद 2020 या 21 का टाइम होता होगा, जब मैं अपने साथ ऐसे हाइड्रेशन बैग लेके चलता था। उसके बाद मैंने हाइड्रेशन बैग कैरी करना बंद ही कर दिया था, क्योंकि या तो मैं बैग पैक करता था, क्योंकि उसमें लैपटॉप रखता था। फिर उसके बाद लैपटॉप रखना बंद कर दिया। उसके बाद टेल बैग आ गए, तो टेल बैग मेरे 2 हो जाते थे, क्योंकि इंटरनेशनल राइड स्टार्ट हो गई थी। यूरोप में भी मैं 2 बैग लेके गया था, 2023 वाली राइड में। 2024 में भी मैं 2 बैग लेके गया था। तो हाइड्रेशन बैग कभी कैरी करने का ना माइंड में ही आया। लेकिन अभी मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होने वाली है, ये बिहार वाला पूरा जो पैच है, तो उसके लिए ये हाइड्रेशन बैग राइनॉक्स का मैं कैरी कर रहा हूँ भाई। लाइफ सेवर प्रोडक्ट है। तो अगर आप भी लॉन्ग टूरिंग करते हो ना, तो हाइड्रेशन बैग जो है ज़रूर लेके चलना अपने साथ में। बाकी अभी का जो डिस्टेंस है वो मुझे दिखा रहा है लगभग मैं 6:30 या 7 बजे के आसपास पहुँच जाऊँगा। जब मैंने सुबह अपनी राइड स्टार्ट करी थी ना, तो 8, 8:30 दिखा रहा था। पता नहीं टाइम कैसे कम हो गया है, तो अंदर से कहीं से लेके आया मेरे को गूगल, या तो हो सकता है कि उस समय ट्रैफिक हो और इस समय ट्रैफिक ना हो। भाई साहब ट्रैफिक ने मार दिया। ये कल भी ऐसे ही हुआ था, जब मैंने बक्सर में एंट्री करी थी, तब तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है मुझे। वो तो पता नहीं कल वाले वीडियो में मैंने शूट किया नहीं किया, कितना शूट हुआ है, क्योंकि उस समय मुझे याद है गोप्रो डेड हो गया था ऑलमोस्ट। बहुत ट्रकों के जाम होता है इन जगहों पे। अच्छा ये तो बॉर्डर आ गया ना यार, तो यहाँ से सामान इधर से उधर जा रहा होगा। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी है यार, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास ना रोड्स नहीं बनी हुई अच्छी यार। इंडिया की साइड पे भी रोड अच्छी नहीं बनी हुई, नेपाल की साइड पे भी रोड अच्छी नहीं बनी हुई। उत्तराखंड वाली, जहाँ तक मुझे याद है ना, उत्तराखंड वाला जो रूट है जब इंडिया में एंट्री करते हैं, बहुत ही बकवास रूट है यार, बहुत ही गंदी रोड है। अभी मुझे याद नहीं बना दी या नहीं बना दी। और ये अपनी सनौली बॉर्डर वाला है, वो भी बकवास ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी रोड हो वहाँ पर भी। पता नहीं क्यों बॉर्डर रोड पे क्यों नहीं अच्छी रोड बना रखी है इन लोगों ने। तो फर्स्ट और सेकंड डे को मर्ज करके पूरा दिन मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। सारा टाइम तो मोटरसाइकिल ही राइड करता रहा ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ना पहाड़ है ना व्यू है, ओनली हाईवेज। चलो अब यार डायरेक्ट होटल में ही चलते हैं अभी तो।
विजिबिलिटी नहीं है, भगवान भरोसे चल रहा हूँ रोड के लिए तो। ओके रूम है, भैया रूम है, सिंगल पर्सन, सिंगल, नाइस, सही लग रहा है ना। तो सबसे पहले आपको टाइम बता देता हूँ, इस समय रात के लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे और जैसे आपको पता लग ही चुका है कि मैं अपने एक होटल में आ चुका हूँ। तो ये होटल मुझे एक्चुअली ऑनलाइन ही मिला था और ये जो मेन अपना पानी टंकी है ना, जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ से खाली 8 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो बेसिकली मुझे जो बहुत गंदा ऑफ रोड पैच था ना, वहाँ से वापस जाना पड़ेगा और पानी टंकी से अपनी नेपाल में एंट्री हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है कि पार्किंग फैसिलिटी यहीं पर ही दे रखी है और मेरा रूम यहीं पर ही पीछे, और यहाँ पर स्विमिंग पूल है। बेसिकली यहाँ पर थोड़ी देर पहले ना गेस्ट आए हुए थे, बैठे थे, खा पी रहे थे, तो मेरे को आधा पौना घंटा रूम में बैठना पड़ा तसल्ली से कि एक बार वो जाएंगे तो बाहर ही आपसे बात करूँगा और यहीं पर ही फिर व्लॉग एंड करूँगा। पीछे जैसे मैंने बताया वहीं पर ही अपनी मोटरसाइकिल पार्क्ड है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर बारिश हो रही है तो अगर फालूत वाले एरिया में भी बारिश हो गई ना, तो लिटरली जो आपको मैंने मनांग दिखाया था ना, वैसा ही आपको फालूत भी देखने को मिलने वाला है। तो फिंगर क्रॉस बहुत ज़्यादा एडवेंचर देखने को भी मिले और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस राइड, ऐसा भी ना हो कि बहुत बुरी तरह से फंस जाऊँ। खुश हो रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ऐसा एडवेंचर करने का मौका दोबारा से मिल रहा है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे इसके साथ नेपाल की एंट्री करते हुए नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।